अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस दूसरे वीक के सेकंड टर्म के फिर लेक्चर के साथ आगे कुछ आर्टिकल्स करते हैं इस चैप्टर के 13 चैप्टर के। अच्छा जी, डिस्क्लेमर है हमारा। उसके बाद ये आज जो है ये हमने 3 आर्टिकल्स कवर करने हैं। एक तो है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, और उसके बाद है एमआरआई जो कि उसका सब आर्टिकल है, और इसके अलावा गैल्वेनोमीटर है। तो ये अच्छी खासी लेंथ के आर्टिकल हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने करना है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करती है करंट कैरिंग कॉइल, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है उसकी मोटर के अंदर क्या होता है, लूप्स होते हैं तार के, मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। जब लूप्स में से पास करता है करंट तो उसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से वो किसी शैफ्ट के गिर्द घूमता है। जैसे इस फिगर में ये जो वर्टिकल शैफ्ट दिखाया हुआ है, इसके गिर्द जो है कॉइल रोटेट करेगी। तो अब ये हम अरेंजमेंट देखते हैं। इसको कॉइल है हमारे पास रेक्टेंगुलर PQRS। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से, जो कि हॉर्सशू मैग्नेट के किनारे हैं, उनसे मिल रही है। तो यहाँ पे जब इस तार में से आई करंट पास करेगा तो जाहिर है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी इस लूप के ऊपर। तो उस मैग्नेटिक फोर्स को जो है हमने देखना है कि वो कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम पूरे इस कॉइल के लिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं, और तार की जो लंबाई है यानी कि RS जो है, ये वर्टिकल जो लेंथ है, इसको हम कह देते हैं कि ये है लेंथ है L। और जो विड्थ है हमारी यानी कि QR, जैसे फिगर में भी नज़र आ रहा है, विड्थ जो है वो W है। अच्छा, तो अब ये हमने उसी कॉइल का जो है टॉप व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट से राइट जो है वो आपको चलती नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और लेफ्ट से राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल है जिसके दोनों ब्लू किनारे, और इनके पास फोर्स जो लग रही है वहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये फोर्स जो है वो कितने मैग्नीट्यूड की होगी, RF साइन थीटा होगी, हमें पता है। R जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी किनारे का फासला है, यानी इस फिगर में ये जो चीज़ है ये है R। और उसके अलावा F वो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे दिखाई हुई है लेफ्ट और राइट पे, दोनों किनारों पे लूप के लेफ्ट और राइट पे लग रही है फोर्स। अच्छा, अब लूप जो है उसमें ऊपर नीचे भी तो ऑब्वियसली फोर्स लग रही होगी, वो भी करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन उसमें जो डायरेक्शन है फोर्स की वो ऐसी होती है कि उसका कॉइल की रोटेशन में कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। इससे जो लेफ्ट और राइट पे हैं PQ और RS, उनसे जो है फोर्स लग रही है वो टॉर्क पैदा करने में, यानी कि इसको घुमाने में शाफ्ट को जो है वो मददगार हो सकती है। जब राइट हैंड रूल जो है F=I L×B, तो उसकी मदद से हमें पता चल रहा है ये फोर्सेस की जो डायरेक्शन बन रही है यहाँ पे दिखाई हुई फिगर में। नेट फोर्स जीरो होगी, क्यों? करंट एक ही जितना है, मैग्नेटिक फील्ड एक ही जितनी है, तो जाहिर है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है लेफ्ट और राइट साइड पे वो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए कि करंट की डायरेक्शन दोनों सेगमेंट्स में ऊपर है। अगर करंट एक डायरेक्शन में जो है वो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ जाहिर है वापस आ रहा होगा। करंट उल्टेगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी उलट जाएगी। तो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी हमें पता है कपल बनता है। कपल का जो नेट फोर्स जो है रिजल्टेंट वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन ये कि इसके बावजूद एक टॉर्क पैदा कर सकती है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? रेडियस जो है वो हमारे पास विड्थ का आधा है, तो ये रेडियस इनटू फोर्स और दरमियान में जो एंगल है पॉसिबल साइन थीटा, उसका साइन। तो कुल टॉर्क दोनों साइड्स का मिला के, एक साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड का मिला के आ जाएगा हमारे पास WF साइन थीटा। ये कुल टॉर्क है जो कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने जो है देखा लेंथ जो है वो L है और वेट W है। W/2 ऐड होकर ज़रा W हो गया। करंट I गुजर रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा के दरमियान एंगल है L और B के। तो ये टॉर्क बन रहा है कुल। तो टॉर्क जो है, क्योंकि सिर्फ एक टर्न तो नहीं होती कॉइल, हमारे पास सैकड़ों हज़ारों होती हैं, तो इस वजह से जितनी टर्न्स हैं उतने गुना टॉर्क बढ़ जाएगा।
अगर 10 टन है तो 10 गुना हो जाएगा, n टन है तो n गुना टॉर्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरी बात ये कि L और W का प्रोडक्ट जो है लेंथ और विड्थ का ऑब्वियसली एरिया ऑफ द कॉइल है। तो ये चेंजेस करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी n गुना टॉर्क NAIB साइन थीटा, नायब साइन थीटा। और ये वो टॉर्क है जो कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जितनी एप्लीकेशंस हैं घूमती हुई कॉइल की, जैसा कि गैल्वेनोमीटर, जैसा कि मोटर, सब जो है वो इस इक्वेशन को ही यूज़ करती हैं कैलकुलेशन के लिए। जिसका सब आर्टिकल है समहाउ MRI। MRI जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम जो है और रेडियो वेव्स की मदद से जो है हम एक इमेज लेते हैं 3D बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स का। तो उससे हम जो है देखने की कोशिश करते हैं कि इमेज कितनी, जो बॉडी का ऑर्गन है वो कितना सही या गलत काम कर रहा है। तो MRI स्कैनर जो है असल में बहुत बड़ी ट्यूब होती है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी ट्यूब है। और इस ट्यूब के अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। कमरे में अगर कोई मेटल की चीज़ है तो वो इतने ताकतवर होते हैं कि उसको खींच के अपने पास ले आते हैं। आपको इस ट्यूब के अंदर लेटना होता है स्कैन के लिए। तो MRI जो है वो हर जगह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ब्रेन के लिए, बोन जॉइंट के लिए, हार्ट ब्लड वेसल्स के लिए एक्सेट्रा। हर बॉडी ऑर्गन का ऑलमोस्ट आप MRI कर सकते हैं। फिर MRI खास बात है कि ये कोई इवेजिव टेस्ट नहीं है, परेशान नहीं करता, आपकी बॉडी को कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं देता। MRI स्कैन कैसे काम करता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी में 80-90% पानी है, और भी एटम्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो लेकिन इन सब के पास जो है ज़ाहिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा हुआ है। प्रोटॉन हमें पता है बहुत छोटा सा पार्टिकल है, चार्ज है, और ये कि हर वक्त कंटिन्यूसली मोशन में होता है। मोशन में होने का मतलब है कि प्रोटॉन की वजह से करंट पैदा हो रहा है, और जब कोई करंट पैदा हो रहा है इसका मतलब है कि वो एक्ट कर सकते हैं एज मैग्नेट्स अपने मोशन की वजह से। इसलिए ये बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होता है ये प्रोटॉन का मोशन जो है। आप स्कैनर के नीचे लेटे हैं तो प्रोटॉन्स की जो स्पिन से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेती है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से। बिल्कुल जिस तरह से आप उसके करीब ले जाएं बार मैग्नेट के कंपास नीडल, तो आप देखेंगे नीडल अपने आप को बार मैग्नेट की फील्ड के साथ अलाइन कर लेगी। हमने मैट्रिक में देखा हुआ है, सेकेंड ईयर में भी ये एक्सपेरिमेंट हमने करना है। उसके अलाइनमेंट के बाद आप जो हैं शॉर्ट बस्ट, छोटे छोटे बस्ट भेजते हैं रेडियो वेव्स के। ये क्या करते हैं कि जो अलाइनमेंट हुई हुई प्रोटॉन्स की उसको ख़राब कर देते हैं, अलाइनमेंट आउट कर देते हैं। लेकिन जब रेडियो वेव्स का सोर्स बंद करते हैं तो ये जो है वापस अपनी अलाइनमेंट में जाके बैठते हैं, और इस बैठने में सिग्नल भेजते हैं जो कि रिसीवर से नज़र आ जाता है। ये सब कुछ जो है लेफ्ट साइड पे फिगर में दिखाया हुआ है। 3 हमारे पास कॉइल्स होती हैं XYZ। यहाँ पे येलो कॉइल Y है, रेड कॉइल जो है वो X है, और ग्रीन वाली जो है Z कॉइल है। 3 कॉइल्स क्यों हैं? इसलिए कि आपको, ताकि हर चीज़ की पोजीशन हम सही तरह से कर सकें। ये जो सिग्नल आ रहा है स्पेस में किस जगह से आ रहा है, बॉडी के किस पार्ट से आ रहा है। उसके अलावा ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये पर्पल जो है ये आपके पास है ट्रांसीवर कॉइल्स। इसका मतलब क्या है कि ये सिग्नल को जनरेट भी कर सकती हैं, ये रेडियो वेव भेजती हैं, और रिसीव भी कर सकती हैं जो सिग्नल बॉडी से वापस आता है, इसलिए इनको ट्रांसीवर कॉइल्स कहते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास पेशेंट जो है ये आपको यहाँ पे अंदर नज़र आ रहा है। तो XYZ 3 कॉइल्स हैं स्पेशल लोकेशन के लिए, फिजिकल पोजीशन के लिए, 3 डायमेंशन में बॉडी का कौन सा ऑर्गन किस जगह से क्या सिग्नल भेज रहा है। और ट्रांसीवर कॉइल्स हैं जो कि उस सिग्नल को भेजती भी हैं रेडियो वेव्स को, और रिसीव भी करती हैं। अच्छा जी, तो हमारे सिग्नल जो हैं वो पोजीशन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोटॉन के पोजीशन के बारे में। तो मुख्तलिफ तरह के इसमें टिशू में जो बीमार है, सही है, बॉडी के किस पार्ट का है, उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कैसे। इसलिए कि प्रोटॉन जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रफ्तार से रीअलाइन होते हैं जब रेडियो वेव्स ऑफ करते हैं, और मुख्तलिफ स्पीड्स होती हैं इनकी, इस वजह से
अलग ख़ास सिग्नल ये जनरेट करते हैं जो कि हम बाहर से आराम से देख सकते हैं। एक और व्यू है, ये उन्हीं RF कॉइल्स हैं। ग्रेडियंट कॉइल का अंदर XYZ है, मैग्नेट है, परमानेंट स्कैनर है, यहाँ नज़र आ रहा है स्कैनर, और पेशेंट है, आपको पेशेंट टेबल है ऑब्वियसली। तो कह रहा है कि जैसे मिलियंस ऑफ पिक्सल होती हैं टीवी की कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इमेज बनाती हैं, उसी तरह से मिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं बॉडी में, वो सब उनकी सब की कंट्रीब्यूशन मिलकर एक बहुत डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स 3D इमेज बनता है। 3D इमेज बनता है। 3D इमेज का मतलब है कि मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे तो मुख्तलिफ नज़र आएगा, जैसे सचमुच में आप दुनिया को देखते हैं तो 3D इमेज नज़र आएगा। वो उसकी मदद से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बॉडी का कौन सा हिस्सा बीमार या मुतासर है। अच्छा, सेफ्टी जो है MRI स्कैन में बहुत अच्छी है। MRI स्कैन पेनलेस है, जैसे पहले बताया मैंने, सेफ प्रोसीजर है। हाँ, बाज़ औक़ात क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है कि बाज़ लोगों को तंग जगहों का खौफ होता है, जैसे लिफ्ट में नहीं बैठते कि डर लगता है, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया वो जिन लोगों को है, बहुत नफ्सियाती बीमारी है, उनको कुछ अंदर बैठने जाने में मुश्किल हो सकती है। वो भी रेडियोग्राफर वगैरह आमतौर पे उनको सूद कर लेते हैं। उसके बाद बहुत रिसर्च हुई इस बात पे कि भाई MRI करने से रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई ह्यूमन बॉडी को कोई मसला तो नहीं है। तो पता चला कि नहीं भी, नॉन इन्वेजिव है, कोई प्रॉब्लम इससे जनरेट नहीं होता। कोई अभी तक कोई MRI से पैदा होने वाला कोई मसला रिकॉर्ड पे नहीं आया। इसमें नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग है, आप रोज़ाना 2 दफ़ा 4 दफ़ा कराएं MRI, कोई मसला नहीं सिवाय खर्चे के। अच्छा, MRI कहाँ नहीं हो सकता? अगर दिल में जैसे पेस मेकर लगा हुआ है, उसके अंदर मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट हैं मेटल के, कोई और लिम्ब है आपके अंदर, तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर कोई मेटल की चीज़ अगर बॉडी में, जैसे बाज़ औक़ात स्क्रू लगे होते हैं ऑपरेशन के बाद बोन्स में, तो ऐसे लोग जो हैं वो MRI नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत पावरफुल मैग्नेट होते हैं, वो अंदर डैमेज कॉज करेंगे। वरना आम लोगों के लिए MRI कराने में कोई भी मसला नहीं है। ये MRI था हमारा। इसके बाद चलते हैं हम अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ आज के, वो है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी सॉरी, MRI में यहाँ दिखाया हुआ है कि देखो, ब्रेन का जब स्कैन होता है तो 2 तरह के उसमें आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं, वाइट और ग्रे है। 2 तरह का मैटर होता है ब्रेन में, उसको वाइट मैटर कहते हैं और ग्रे मैटर कहते हैं। वाइट मैटर का मतलब है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, वहाँ पे जो नर्व्स हैं उनके ऊपर इंसुलेशन की एक अच्छी लेयर होती है। ग्रे मैटर में भी इंसुलेशन होती है लेकिन बहुत पतली लेयर होती है। तो MRI स्कैन में दोनों जो हैं वाइट और ग्रे अलग अलग करके नज़र आते हैं। तो ये 2 इलाके कहलाते हैं दिमाग के, वाइट और ग्रे रीजन्स। दोनों रीजन्स जो हैं वो मिल के सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं जो कि ब्रेन करता है। मतलब आपकी सारी जो है परसेप्शन, आँख का देखना है, कान का सुनना है, ज़बान का टेस्ट है, नाक का काम है, टच का है, सब का सब इंफॉर्मेशन यही प्रोसेस होती है। कोई एक इलाका भी अगर मुतासर हो जाएगा तो दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो MRI से ये चीज़ें भी देख सकते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर जो है वैसी डिवाइस है जिसका मकसद है कि भाई करंट को डिटेक्ट करे या मेजर करे। अच्छा, बहुत से लोग इस बात पे जोर देते हैं कि डिटेक्शन की डिवाइस है लेकिन मेजरमेंट की नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई ख़राबी नहीं है कि ये डिटेक्शन, ये मेजरमेंट नहीं कर सकता। हमारी मर्ज़ी है, हम इस तरह का स्केल लगाते हैं जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। इसमें आपने यूनिट नहीं लिखे हुए, तो आपने जो है सिर्फ डिवीज़न डाले हुए ताकि डिफ्लेक्शन है तो समझ आ जाए। लेकिन ये कि इसमें इंस्ट्रूमेंट को कोई कसूर नहीं। इसी को जब हम एम मीटर वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे स्केल बदलेंगे और कोई फंडामेंटल चेंज हम नहीं लेके आएंगे गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर में कोई मसला नहीं कि ये मेजरमेंट नहीं कर सकता, तो आपने इस तरह से उसका स्केल डिज़ाइन किया है कि वो बेसिकली आम तौर पे हम डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। फिर ये आम तौर पे जो रेंज होती है वो मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होती है गैल्वेनोमीटर्स की। स्मॉल स्केल करंट पे डिफ्लेक्शन देता है। पिछला जो हमने आर्टिकल किया टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल, वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का। जब भी किसी कॉइल को, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर की।
मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉयल होती है बेसिकली, ये यहाँ पे दिखाई हुई येलो से, और उसको अमूमन एक एल्युमिनियम के फ्रेम पे चढ़ी होती है, और उस कॉयल जो बनी होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर से। कॉपर वायर पे बहुत थिन सी लेयर होती है इंसुलेशन की, ताकि तारें आपस में टच ना हो, लेमिनेटेड वायर कहते हैं। तो ये जो है इस मेटालिक फ्रेम पे चढ़ाते हैं, रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फ्रेम पे। कॉयल जो है उसको किसी ख़ास एक्सिस के गिर्द आप इजाज़त देते हैं रोटेट करने की, और उसके अलावा जो है एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है वो टॉर्शन प्रोवाइड करता है सस्पेंडेड कॉयल को जब सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड में। रेडियल फील्ड क्यों है? इसलिए कि जहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल नज़र आ रहे हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं कनकेव शेप के हैं। कनकेव शेप का जो मैग्नेट्स हैं वो रेडियल फील्ड जनरेट करते हैं। रेडियल फील्ड जो है वो जहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रही है, अलोंग द रेडियस है। रेडियल फील्ड का फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी कॉयल घूमती है रेडियल फील्ड में, तो सारा वक्त वो यूनिफॉर्म टॉर्क की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, यूनिफॉर्म रहती है। अच्छा, उसके अलावा जिस मटेरियल से हमने सस्पेंड करना है कॉयल को, उसमें हमने देखते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, और इसका टॉर्शनल कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि कॉयल के लिए जो है रोटेट करना, मूव करना आसान हो करंट के साथ। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है येलो सा। ये जो है इसलिए होता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस करे। आपको पता है कि हाई परमिएबिलिटी मटेरियल है आयरन, तकरीबन 700 से, ये पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है, 700 से 1000 गुना तक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस करता है, इसके अंदर टॉर्क को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव बनाता है, और दूसरी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियली स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये यहाँ पे अलग अलग व्यूज दिखाए हैं, ये कॉइल्स हैं। बाज़ औक़ात इनमें से एक हेयर स्प्रिंग होता है, बाज़ औक़ात दोनों होते हैं। हेयर स्प्रिंग जो है जब कॉयल करंट की वजह से घूमती है तो उसको वापस लेके आती है अपनी असली जगह पे। यहाँ पे करंट के सोर्स दिखाया, प्लस माइनस दिखाया है, और यहाँ पे एक स्केल दिखाया हुआ है जिसके ऊपर हमारा एल्युमिनियम पॉइंटर जो है मूव कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाई हुई है। मैग्नेटिक सरफेस कर्व्ड होता है ताकि जो है वो हमारे पास रेडियल फील्ड रहे। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो ऊपर और नीचे, ये जो ब्लू में यहाँ दिखाई हुई स्ट्रिप्स, ये हेयर स्प्रिंग्स हैं, ये रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करते हैं और करंट लीड का भी काम करता है। अच्छा, लोअर पार्ट कॉयल का जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग के साथ है। हेयर स्प्रिंग है, ये पतला सा बारीक स्प्रिंग है, इसमें थोड़ी सी टर्न्स होती हैं। ये स्प्रिंग जो है वापस लेके आ सकता है कॉयल को अपनी जगह पे जब करंट बंद होता है। बाइंडिंग स्क्रूज हैं एक तरफ ये हेयर स्प्रिंग है। स्प्रिंग जो है वो काउंटर टॉर्क पैदा करता है सी थीटा। टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी ज़्यादा स्प्रिंग उतना मुड़ेगा, उतनी ज़्यादा टॉर्क होगी। और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो है सी है, इसको कहते हैं टॉर्शन कांस्टेंट, बुक में भी मिल जाएगा। और जो टॉर्क करंट पैदा कर रहा है वो हमने जैसे पीछे पढ़ा हुआ है, आपके पास n नंबर ऑफ टन्स हैं, I करंट गुजर रहा है, B एक्सटर्नल फील्ड परमानेंट मैग्नेट से आ रही है, A कुछ ना कुछ एरिया होगा कॉइल का। तो बीना साइन थीटा जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करता है हेयर स्प्रिंग्स, वो बराबर होते हैं सी थीटा के। तो अगर कॉइल में से जिसमें से n टर्न्स हैं और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, B फील्ड है, इसमें से अगर I करंट पास करेगा तो टॉर्क जो जनरेट हो जाएगा उसको होगा टॉर्क। सबसे पहले अगर एक टर्न देखें जिसकी लंबाई L है और उसकी ब्रेड्थ B है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में B स्ट्रेंथ की है, उसमें सस्पेंड किया हुआ है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो है ज़ाहिर है टॉर्क लगेगा। और भी देखेंगे साइड्स जो हैं AB और DC, यानी कि ऊपर और नीचे वाली साइड्स जो हैं, इन पे जो फोर्स लग रही है वो है ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से तो टॉर्क कॉयल एक्सपीरियंस नहीं करेगी, फोर्स एक पे ऊपर लग रही है एक पे नीचे लग रही है, तो ये तो बेकार जाती हैं। इसलिए कि ये जो रोटेशन पैदा करना चाह रही है वो अलाउड ही नहीं, शाफ्ट हमारा ऐसे नहीं लगा हुआ। और लेकिन ये जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट की AB और CD, इनकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये IBL अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कि करंट की डायरेक्शन जो AB साइड में है उसके अपोजिट है BC साइड में।
तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो आई है BIL है। थीटा यहाँ पे 90 है, इसलिए कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें पता चलेगा कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड पे जो फोर्सेस हैं इक्वल और ऑपोजिट हैं। तो ज़ाहिर हमें पता है ये कपल कंस्टिट्यूट करती हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। उस कपल की वजह से एक टॉर्क हमेशा पैदा होता है जो कि कॉइल को डिफ्लेक्ट कराता है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं जो कपल पैदा कर रही हैं वो दिखाई हुई हैं, उनकी वजह से डिफ्लेक्शन भी दिखाई हुई है। टॉर्क हमें पता होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। मोमेंट आर्म जो है वो है विड्थ ऑफ द कॉइल से आ रहा है। तो फोर्स भी हमने पीछे देखी पिछली स्लाइड में BIL है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है किसी किनारे का वो है B। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, कुल टॉर्क जो है वो उसमें L और B का प्रोडक्ट जो है वो एरिया हो जाएगा, और n गुना ये सब का हम याद हो तो हम 1 टन के लिए कर रहे थे, अगर 10 टन है तो 10 गुना हो जाएगा, अगर n टन है कॉइल की तो ये सब कुछ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा टन है उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क जो है ये कॉइल को घुमाता है, और उसके साथ जो पॉइंटर लगा होता है वो किसी स्केल पे घूमता है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि करंट जो है वो पास कर रहा है हमारी गिवन कॉइल में से। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है या जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बराबर होते हैं। यहाँ से थीटा आपके पास निकलता है इक्वल टू NAB/CI। अब NAB और C तीनों कांस्टेंट्स हैं जिनका करंट गुजरने ना गुजरने से कोई ताल्लुक नहीं है। कांस्टेंट लिहाजा इसका मतलब हुआ कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। ये गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल हुआ, यानी जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको नज़र आएगी। ये आपको यहाँ से हमने उसूल निकाल लिया जिस पर गैल्वेनोमीटर काम करता है। अच्छा, डिफ्लेक्शन देखने के लिए गैल्वेनोमीटर में दो अरेंजमेंट्स हैं। एक ये सादा सा है, रिवायती अरेंजमेंट है कि जो हेयर स्प्रिंग्स लगे, जो कॉयल है उसके साथ अटैच होता है कि एल्युमिनियम पॉइंटर। एल्युमिनियम पॉइंटर जब कॉयल रोटेट करती है टॉर्क की वजह से करंट गुजरने से, तो साथ में एल्युमिनियम पॉइंटर भी आपके स्केल के ऊपर मूव करता है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना करंट आ रहा है। और लेकिन ये कि जूल बियरिंग्स दोनों साइड पे इस्तेमाल करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाए। जूल बियरिंग जो है ये दिखाई हुई है, मतलब जो पिवट है, जो किनारे हैं शाफ्ट के, उनकी ये शेप है, वो इसी तरह के रिसीविंग एंड के अंदर जो है वो बैठे चल रहे होते हैं। तो इस अरेंजमेंट में जो रेजिस्टेंस है घूमने में वो बहुत कम होता है, लिहाजा कॉयल आपकी बहुत मज़े से डिफ्लेक्ट कर सकती है। एल्युमिनियम पॉइंटर लाइट होता है, ये आराम से घूमता है, ख़राब नहीं होता, करोड नहीं करता, कॉयल के साथ जो घूम सकता है स्केल पे। और अच्छा, यहाँ पे एक एरर, पैरेलक्स एरर की गुंजाइश है, इसलिए कि आप आंख बिल्कुल सही पोजीशन पे रखना मुश्किल काम होता है। तो हो सकता है कि आपको सही पोजीशन समझना है पॉइंटर की, उसके लिए जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं गैल्वेनोमीटर, उनमें जैसे यहाँ दिखाया हुआ एक मिरर स्ट्रिप दे देते हैं। तो मिरर स्ट्रिप के अंदर आपने देखना इस तरह से है कि नीडल के पीछे उसका इमेज छुप जाए, तो फिर ये जो है आप बिल्कुल सही रीडिंग ले रहे हैं। और हम कहते हैं कि यहाँ पे पैरेलक्स जो है वो दो तरह के जूल हैं हेड्स। जूल का मतलब ये कि बहुत सफाई का काम है, जैसे सुनार का काम बारीकी का सफाई का होता है, ऐसे ही बहुत नफासत का काम है। ज़रा से भी इसमें ख़राबी होगी तो कॉयल जो है सही घूमेगी नहीं। ये दूसरा अरेंजमेंट है डिफ्लेक्शन मेजरमेंट का गैल्वेनोमीटर के अंदर। ये इम्तहान के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर है। इसके अंदर क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम ऊपर एक प्लेन मिरर स्ट्रिप लगा देते हैं, और किसी लाइट के सोर्स से लाइट टकराती है, और टकरा के जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि ट्रांसलूसेंट स्केल पे पड़ती है। पिछली साइड पे स्पॉट नज़र आ रहा है। तो जब करंट गुजरने की वजह से कॉयल घूमती है, उसके साथ ऊपर का सस्पेंशन फाइबर घूमता है, उसके साथ प्लेन मिरर स्ट्रिप जो है ये भी घूमती है। तो यहाँ पे जो एंगल है डिफ्लेक्शन का वो चेंज हो जाता है, स्पॉट की पोजीशन चेंज हो जाती है। उस वजह से हम जो है आराम से मेजर कर सकते हैं कि भाई कितनी डिफ्लेक्शन आई, उससे आप गेज कर सकते हैं कि कितना
किस तरह से काम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, कितनी डिफ्लेक्शन है, कितना करंट है पीछे। तो अगर आप इसमें लैंप मतलब स्केल और मिरर के दरमियान का फासला बढ़ा देंगे, उतना ज़्यादा हसास हमारे पास अरेंजमेंट होता जाता है। इसलिए अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर से, एस बराबर होता है आर थीटा के। तो आर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एस बड़ा होगा, उतना ज़्यादा स्पॉट की मूवमेंट हो जाएगी आपके पास इस पे स्क्रीन के ऊपर, उतना ज़्यादा मूवमेंट। तो इसमें ज़रा से करंट पे अगर लैंप का और स्केल का फासला बढ़ा देंगे, मिरर और स्केल का, तो आपको जो है छोटे से करंट पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी। मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी इफेक्टिवली इंक्रीज कर जाएगी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। काम देख लेते हैं। एमसीक्यू करने हैं सिर्फ 2, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल 11 करना है, कॉम्प्रिहेंसिव का एक सवाल 7 है, और 7 और 10 2 प्रॉब्लम है जो कि अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अल्लाह हाफिज़। अब अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।